दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ ज्योग्राफी विषय यूजीसी नेट के PYQ पर चर्चा कर रहे हैं, यानी विगत वर्षों में भूगोल विषय से यूजीसी नेट के एग्जाम्स में किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है, प्रश्नों को पूछने का क्या तरीका रहा है, और उस प्रश्न को हल करने के क्रम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो जानना ज़रूरी हैं, उनसे जुड़े हुए कौन से कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। इन सभी फैक्ट और कंसेप्ट को भी यहाँ हम चर्चा में शामिल करते हैं। यूजीसी नेट के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करने का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जब भी आप आगामी परीक्षा देने जाएं यूजीसी नेट का भूगोल से जुड़ा हुआ, तो आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं, उन्हें डील कर पाएं और आपको आसानी हो तैयारी करने में। ठीक है, तो हमने इसे एक सेगमेंट वाइज शुरू किया था। हमने अपने पहले सेगमेंट जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, इसके 2024 से लेकर 2013 तक के हमने प्रश्न अपनी चर्चा में शामिल कर लिए हैं। और यदि आप किसी भी ईयर का प्रश्न चाहते हैं या कोई डिस्कशन चाहते हैं PYQ पर, तो आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, आपको सारे वहाँ पर सॉल्व आंसर मिल जाएंगे। पूरा डिस्कशन मौजूद है 5-5 क्वेश्चन का डिटेल में, वो भी आपको वहाँ मिलेगा, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, हमने दूसरा सेगमेंट भी शुरू कर लिया है, जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न भी शामिल किए हैं। जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों में वर्ष 2024, 23, 21 और अभी वर्ष 2020 चल रहा है, यहाँ तक के प्रश्नों को हमने डिस्कशन के तौर पर शामिल कर लिया है और ये भी आपको दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएंगे। 2020 से लेकर जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए ही और प्रश्न हैं जिन्हें हम हल करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ध्यान रखिए, आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए दिसंबर 2021 का है ये प्रश्न। प्रश्न क्या है? अप्रदूषित वर्षा जल का pH मान किसके बीच होता है? ठीक है, ध्यान रखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया? अप्रदूषित वर्षा जल यानी वर्षा जल जो कि प्रदूषित नहीं है, इसका आपको pH मान बताना है। pH स्मॉल p और H कैपिटल H। ठीक है, pH मान बताना है। आपके पास ऑप्शन है A pH 4 और pH 5, ऑप्शन B है pH 5 और pH 6, ऑप्शन C है pH 6 और pH 7, ऑप्शन D है pH 7 और pH 8। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जब आप प्रश्न हल करते हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या है और जो चीज पूछी गई है आपको उसके बारे में कितना पता है। pH वैल्यू के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये हमें बताता है कि किसी वस्तु की कितनी अम्लीयता है और कितनी क्षारीयता है, यानी किसी वस्तु की अम्लीयता और क्षारीयता को का ज्ञान कराने वाले मानक या मात्रक को आप क्या कहेंगे? pH मात्रक, है ना। और pH मात्रक के अनुसार ही हम बता पाएंगे कि किसी वस्तु का की अम्लीयता और क्षारीयता कितनी है। pH वैल्यू की मानक की यदि हम बात करें या मात्रक की बात करें तो ये 0 से 14 तक होता है, यानी 14 तक होता है। और जब pH वैल्यू की बात की जाएगी, कोई चीज कोई वस्तु 0 के उसका pH मान 0 के जितना नजदीक होगा, ऐसा माना जाएगा कि वह उतना अधिक अम्लीय है। तो बहुत अधिक अम्लीय यदि कोई वस्तु है तो वह 0 के ज्यादा नजदीक होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी 0 इसका मतलब है अत्यधिक अम्लीय, बहुत अधिक अम्लीय। ठीक है, ये एक छोर हो गया pH वैल्यू का या pH मान का या इसके मात्रक का, pH पैमाना का। ठीक है, और यदि हम बात करें 14 के कितने, यदि कोई वस्तु 14 या 14 के सबसे नजदीक है तो आप मानेंगे कि यह सबसे क्षारीयता को दर्शाएगा। 14 है इसका मतलब सबसे क्षारीय, सबसे क्षारीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यदि पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है? अप्रदूषित वर्षा। जब हम प्रदूषित वर्षा की बात करते हैं, यानी वह वर्षा जो वर्षा जल के रूप में नीचे तो आती है, लेकिन वायुमंडल में कई प्रदूषक मौजूद होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। हालांकि जो अमूमन माना जाता है वह है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि कैसे बता पाएंगे कि स्वच्छ जल, वर्षा वाला स्वच्छ जल यानी अप्रदूषित जल का pH मान क्या है और प्रदूषित जल का pH मान क्या है। जब पूछा जाता है, देखिए आमतौर पर क्या माना जाता है कि जो जल है उसका pH मान कितना माना जाता है? अप्रदूषित जल का, वर्षा का जल है और अप्रदूषित है तो 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में ये स्वच्छ जल है। ध्यान रखिएगा, कौन सा जल है?
स्वच्छ जल है। और यदि पूछा जाए प्रदूषित जल, इसका मतलब उसमें प्रदूषक बढ़ गए हैं, प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। और जैसे ही जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है वह थोड़ा सा अम्लीय हो जाता है। यानी जब जल अम्लीय या जल का पैमाना, पीएच पैमाना, जब जल की वैल्यू को, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से 4 से 5 के बीच में दर्शाए तो समझ जाएं कि यह प्रदूषित जल है। और यदि पीएच पैमाना 5 से 6 के बीच में दर्शाता है तो आप ये समझिए कि यह स्वच्छ जल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अप्रदूषित यानी अप्रदूषित वर्षा जल यानी स्वच्छ जल। स्वच्छ जल का हमने बात की क्या, 5 से 6 के बीच में। देखिए आपके ऑप्शन में 5 से 6 कहाँ पर है, बी, 5, पीएच 5 और पीएच 6। इसका मतलब कि जो अप्रदूषित जल होता है, अप्रदूषित वर्षा जल है, उसका पीएच वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 5 से 6 के बीच में मिलेगा। पीएच पैमाना के बारे में भी आपने यहाँ डिटेल समझी कि क्या होता है। ये ध्यान रखें कि जब वर्षा का जल प्रदूषित होता है और इसकी वैल्यू 4 से 5 के बीच यदि आती है तो ये मानिए कि यह 10 गुना ज्यादा अम्लीयता को दर्शा रहा है। क्या, जल में, जल में, क्योंकि सामान्य तौर पर तो 5 और 6 है, लेकिन यदि ये 4 और 5 के बीच भी आता है तब भी यह जल अपने 10 गुना अधिक अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाएगा। ठीक है, तो इतना अम्लीय आप यहाँ मान सकते हैं, भले ही पैमाना 5 या 6 क्यों ना हो, या 4, माफ कीजिएगा, भले ही पैमाना केवल एक ही अंक क्यों ना गिरा हो। ठीक है, लेकिन जल जो होगा वह अधिक अम्लीय यहाँ पर आपको महसूस होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर पृथ्वी सारी आपतित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तब क्या होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्थिर तापमान, ऑप्शन बी स्थिर शीतलता, ऑप्शन सी स्थिर संचरण और ऑप्शन डी स्थिर परावर्तन। यूजीसी नेट के एग्जाम दिसंबर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए प्रश्न को ठीक से समझने की यहाँ जरूरत है। प्रश्न में पूछा जा रहा है, यदि पृथ्वी सारी आपतित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तो क्या होगा। अभी तक हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अवशोषित करती है और पार्थिव विकिरण के रूप में इसे क्या करती है, परावर्तित भी करती है। कहां पर, धरातल पर आने के बाद। ठीक है, कुछ हिस्सा हालांकि पहले ही परावर्तित हो जाता है वायुमंडल की परतों के पहले, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी की धरातल द्वारा या पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जो आपतित होती हैं, पृथ्वी सूर्यातप जितना, मान लीजिए सूर्य से आने वाली ये किरणें, इनका प्रतिशत कितना है, 100 इकाई है। ठीक है, कितनी है, 100 इकाई। अब इस 100 इकाई में कुछ इकाई ऐसी भी है जो वायुमंडल की परतों से पहले ही क्या हो जाती हैं, यहां से प्रत्यावर्तित हो जाती हैं या परावर्तित हो जाती हैं। ये परावर्तित जो किरणें, यानी पृथ्वी की ऊपरी हिस्से से ही जो किरणें परावर्तित हो गई, प्रत्यावर्तित हो गई, इन्हें ही एल्बिडो कहते हैं। सूर्य से आने वाली किरणों का वह हिस्सा जो पृथ्वी परावर्तित कर देती है वह क्या कहलाता है, एल्बिडो कहलाता है। और ये किस किस माध्यम से परावर्तित होता है, ध्यान रखें, कुछ बादलों के माध्यम से। क्यों, हम सभी जानते हैं व्हाइट कलर के होते हैं बादल कुछ, और ये बादल क्या करते हैं, इन किरणों को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ बादलों के माध्यम से, कुछ मानकर चलिए यहाँ पर जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में बर्फ या हिमाच्छादित सतह है, हिमाच्छादित सतह से भी क्या होता है, प्रत्यावर्तन होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, कुछ हिमाच्छादित क्षेत्र से, दित क्षेत्र से। ठीक है, पेन काम नहीं कर रहा है। ठीक, और एक तीसरा प्रकार है जिसमें ध्यान रखें, यहाँ लगभग 9% हिस्सा क्या है जो प्रकीर्णन के माध्यम से परावर्तित हो जाता है। 6% हिस्सा, लगभग 6 इकाई किसके माध्यम से, प्रकीर्णन के माध्यम से परावर्तित होता है। तो वह हिस्सा किसके माध्यम से,
ऊपरी हिस्से, ऊपरी परतों से ही ये हिस्सा क्या हो गया, प्रत्यावर्तित हो गया। अब बादलों के जरिए लगभग 27 इकाई परावर्तित होती है या प्रत्यावर्तित होती है। हिमाच्छादित सतह के माध्यम से लगभग 6 इकाई क्या होती है, प्रत्यावर्तित होती है। ठीक है, ध्यान रखें। और लगभग 6 इकाई किससे, प्रकीर्णन के माध्यम से प्रत्यावर्तित होती है। ठीक है, तो इतना हिस्सा आपने देखा, लगभग 35 क्या हो गया, प्रत्यावर्तित हो गया। हालांकि लगभग के तौर पर काफी ध्यान रखें, 35% क्या होगा, परावर्तित होगा। अब जो ये 100% या 100 इकाई सूर्य से आ रही थी, इसमें से वायुमंडल 14% क्या करता है, अवशोषित करता है। और ये वायुमंडल में भी जो ऑक्सीजन गैस है, जो ओजोन है, ये इन्हें क्या करती है, अवशोषित करती है। तो 14% सूर्य का तप या सूर्यातप या सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है, ये वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, 100 का 35% आपने देखा वापस हो गया। ठीक है, कहाँ हो गया, प्रत्यावर्तित हो गया। अब जैसे ही 35% गया, यहाँ बचता है 65 में से 14% वायुमंडल ने ले लिया। ठीक है, अब पृथ्वी के धरातल पर पहुंचते पहुंचते ये प्रतिशत बचता है 51। ठीक है, 51% बचा। अब ये जो इतना प्रतिशत पृथ्वी की सतह पर आया, 14 इसमें इंक्लूड कर लीजिए, लगभग 65%। ठीक, यही 65% जो पृथ्वी है वह पार्थिव विकिरण के रूप में बाहर निकाल भी देती है। ये ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी इसी ऊर्जा को पार्थिव, जितना यहाँ पर क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, वे सब यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, उसके बाद पार्थिव विकिरण के रूप में यही 65% वापस से कहाँ, अंतरिक्ष की ओर चला भी जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पूरा बाहर निकल जाता है। कुछ यहीं अभी वायुमंडल वाले हिस्से में कुछ संवहन के माध्यम से, कुछ संघनन की गुप्त ऊष्मा के माध्यम से, कुछ विकिरण के माध्यम से ये जो ऊष्मा है पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण के रूप में बाहर भेज दी जाती है, निकाल दी जाती है। ठीक है, परावर्तित कर दी जाती है। हालांकि परावर्तित तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा ये पार्थिव विकिरण के रूप में बाहर निकलते हैं। तो जो 65% यहाँ आया, ठीक वही 65% यहाँ पर निकल जाता है, और इसे ही कहते हैं ऊष्मा संतुलन। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा संतुलन। तो ध्यान रखें, इस ऊष्मा संतुलन को बनाने के लिए इतने सारे क्रियाकलाप यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी इस 65% को, इस ऊष्मा को क्या करे, इस आपतित ऊर्जा को अवशोषित कर ले, पार्थिव विकिरण के रूप में बाहर ना निकाले, तो यहाँ ऊष्मा या आप कहें स्थिर तापन की स्थिति बनेगी। क्या बनेगी, स्थिर तापन की स्थिति बनेगी। अगर पार्थिव विकिरण के रूप में ये ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है तो स्थिर तापन की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो पृथ्वी ये जो 65% उनका प्रवेश और यहाँ से बाहर इनका जाना, ये दरअसल ऊष्मा संतुलन कहलाता है पृथ्वी के लिए। इसे पृथ्वी का ऊष्मा बजट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, हीट बजट आपने पढ़ा होगा। यदि आप इसको इसे डिटेल से जानना चाहते हैं तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर सर्च करिए, ऊष्मा बजट आपको मिल जाएगा। डिटेल से डिस्कशन वहां पर मौजूद है। ठीक है, अब देखिए ये हमने क्या कहा, ये है ऊष्मा बजट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा या पूरी की पूरी ऊर्जा आपतित किरण के रूप में यदि पृथ्वी अपने पास अवशोषित कर ले तो बाहर नहीं निकलेगी ऊष्मा। बाहर ना निकलने की वजह से जो तापन की स्थिति है बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तापमान पूरा यहाँ पर क्या होगा, एक समान वितरित बना रहेगा। ठीक है, स्थिर तापन, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु कहाँ पाई जाती है। हमारे पास ऑप्शन है असम, गोवा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। ये प्रश्न दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्र में ही पूछा गया है। अभी तक हमने जलवायु से जुड़े हुए जितने भी प्रश्नों को हल किया है उसमें हमने कोपेन के वर्गीकरण को कई बार देख लिया है। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के माध्यम से हमने पढ़ा कि कैसे संसार में विभिन्न प्रकार की जलवायु के अनुसार वनस्पतियां मौजूद हैं।
कोपेन ने मुख्य रूप से, ध्यान रखें, अपना जो वर्गीकरण हमें प्रस्तुत किया है जलवायु का, वह आनुभविक पद्धति पर ज़्यादा आधारित है। आनुभविक पद्धति पर जोर देते हुए साथ में वर्षण और किसी स्थान पर कितना वर्षण के साथ साथ तापमान रहा है, इस पर कैसे प्रभाव पड़ता है उस पूरे क्षेत्र की जलवायु पर, यानी तापमान के माध्यम से, वर्षण के माध्यम से जलवायु कैसे प्रभावित होती है और उस क्षेत्र में फिर वनस्पति का विकास कैसे होता है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ये पूरा वर्णन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में मौजूद है। इन्होंने मुख्य रूप से 5 प्रकार के समूहों को प्रस्तुत किया, जलवायु समूहों को प्रस्तुत किया, और इन 5 प्रकार के समूहों के अलावा 11 उप समूहों को भी प्रस्तुत किया। 11 जो उप समूह हैं उन्हें अंग्रेजी के स्मॉल लेटर ABCDEMFS इनके रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया है और उसी आधार पर डिवाइड भी किया है जलवायु के प्रकारों को। जो समूह हैं उन्हें कैपिटल ABCD यानी इन्हें इंग्लिश के कैपिटल लेटर के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ABCDE। और इनके प्रस्तुतिकरण के साथ ही इन्होंने यह बताया कि जो जलवायु का वर्गीकरण है, जो हमने 5 मुख्य प्रकार देखे A, B, C, D और E, ये कैपिटल लेटर्स जो हैं ये है मुख्य प्रकार। फिर सब उप समूह में आप कह सकते हैं जो, या उप समूह जो है वो कितने हैं, 11। भारत की जलवायु को उन्होंने 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। यदि पूछा जाए, देखिए जहां भी आपको कैपिटल A दिखेगा इसका मतलब वहां उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में चर्चा की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैपिटल A यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में चर्चा की जा रही है। यदि आपको कहीं शुष्क बी दिखता है, बी, तो आप समझिए कि शुष्क जलवायु के बारे में चर्चा की जा रही है। यदि आपको कहीं सी दिखे, कैपिटल सी, तो ध्यान रखिएगा ये शीतोष्ण जलवायु के बारे में चर्चा की जा रही है, क्योंकि जैसे ही डिवाइड इन्होंने किया तो इन्हें इस आधार पर डिवाइड किया। डी यदि आपको कहीं दिखता है तो समझिए महाद्वीपीय या शीतलिंग हिम जलवायु प्रदेश की क्षेत्र की चर्चा की जा रही है। तो ध्यान रखें इसमें आपको महाद्वीपीय और या तो शीतलीय क्षेत्र या तो हिम वाला क्षेत्र जो है वहां के जलवायु के बारे में चर्चा की जा रही है। और यदि आपको कहीं ई दिखता है, कैपिटल ई, इसके वर्गीकरण में, इसका मतलब ये ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु के बारे में चर्चा इसमें की गई है। अब देखिए आपके पास जो मौजूद है उसमें पूछा जा रहा है AMW, हालांकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तो है, लेकिन भारत का कौन सा रीजन, कौन सा हिस्सा हमारे ऑप्शन के मुताबिक ज्यादा नजदीक होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के, तो ध्यान रखिएगा यह क्षेत्र है गोवा, ठीक है, ऑप्शन बी। सदर्न, जैसे ही आप दक्षिणी पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ेंगे, ये हिस्सा गोवा है जो AMW इस जलवायु वर्गीकरण में शामिल है। इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है, आप पिछले एपिसोड में इसके बारे में डिटेल से जो डिस्कशन है उनमें देख सकते हैं, आपको यहाँ पूरा डिटेल से चीज मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उन्नयन तक कोपेन के AF प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार माध्य समुद्री स्तर तक होता है। देखिए फिर पढ़िए प्रश्न क्या है, किस उन्नयन तक, कितनी ऊंचाई तक, कुल मिला के ध्यान ये रखना है, कितनी ऊंचाई तक कोपेन के AF प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार माध्य समुद्री स्तर तक होता है। आपके पास ऑप्शन ए है 1000 मीटर, ऑप्शन बी है 1500 मीटर, ऑप्शन सी है 2000 मीटर, ऑप्शन डी है 2500 मीटर, ठीक है। ये प्रश्न नवंबर 2020 वाले एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फिर से कोपेन के वर्गीकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न, फिर वही कैपिटल ABCD जितने। अब देखिए AF उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु के बारे में प्रश्न पूछा गया है फिर से। अब ये ध्यान रखें F जो स्मॉल लेटर्स वाले हैं, यानी ये थोड़ा सा जो उप समूह उन्होंने डिवाइड किए थे किसी रीजन में, जैसे कोई शुष्क है लेकिन हो सकता है शीतोष्ण भी ऐड होगा, हो सकता है आर्द्र जलवायु भी ऐड होगी, हो सकता है कोई रीजन हो जैसे मानसूनी क्षेत्र वो भी ऐड होगा। तो इनके लिए फिर उन्होंने क्या किया, शीतोष्ण, उष्ण, आर्द्र, इनके लिए उन्होंने जो स्मॉल लेटर थे, उपसमूह थे, उनका सहारा लिया और स्पेसिफिक क्षेत्र की जलवायु के आधार पर इस तरीके से नामकरण कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपको समुद्री सतह से उन्नयन की बात की जा रही है और कोपेन के AF प्रकार के जलवायु क्षेत्र की बात की जा रही है। जब भी आप ध्यान रखिए इसके बारे में प्रश्न पूछा जाए, हम सभी जानते हैं
कोपेन ने वनस्पति के वर्गीकरण को लेकर बहुत ही बढ़िया मानक प्रस्तुत किया है और आज तक इनके इस वर्गीकरण के बारे में ही चर्चा की जाती है। जब भी किसी क्षेत्र की जलवायु या वनस्पति के बारे में पूछा जाता है तो इसी कोपेन का ही वर्गीकरण का सिद्धांत यहाँ शामिल किया जाता है और किसी भी क्षेत्र की जो वनस्पति का वितरण है उसकी जो जलवायु है इसके बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। उसी आधार पर तय किया जाता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है तो इसका मतलब वहाँ वनस्पति कैसी होगी। तो समझिए कि जलवायु और वनस्पति क्या है, इनके बीच में एक घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। और आनुभविक पद्धति के आधार पर पूरा ये प्रस्तुतिकरण मौजूद है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के बारे में उन्होंने स्पेसिफिक उस क्षेत्र के बारे में उन्होंने अध्ययन भी किया है ना। तो ध्यान रखिए जब पूछा जाए कुछ इस तरीके से प्रश्न, तो देखिए एफ प्रकार की जलवायु क्षेत्र, ए आपको समझ जाना चाहिए कैसे, उष्णकटिबंधीय, हमने अभी इसके बारे में चर्चा की भी है ना। कैपिटल ए यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात की जा रही है। जैसे ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात की जाएगी इसका मतलब आपको ये भी समझ जाना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसका मतलब वर्ष भर सूर्य का तापमान सीधा, सूर्य की किरणें सीधी आपतित हो रही हैं इस क्षेत्र में। वर्ष भर यदि सूर्य की किरणें सीधी आपतित हो रही है यानी यहाँ पर तापमान क्या होगा, उच्च भी होगा, उच्च तापमान मौजूद होगा, साथ में तापमान एक समान होगा, यानी तापमान का क्या होगा, एक समान वितरण मौजूद होगा। तापमान का वितरण क्या होगा, एक समान होगा। तो एक तो उच्च तापमान, ऊपर से तापमान का वितरण बिल्कुल एक समान, इसका मतलब यहाँ तापमान अधिक होने की वजह से वर्ष भर वर्षा भी अधिक होगी, है ना। क्यों, तापमान एक समान है, तापमान अधिक है, इस पूरे रीजन में तापमान अधिक होने की वजह से वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होने की वजह से वर्ष भर वर्षा की मात्रा भी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई भी मौसम नहीं होगा जो क्या होगा, शुष्क होगा, ऐसा कोई भी मौसम नहीं है, क्योंकि जो स्मॉल एफ है ना, स्मॉल एफ दर्शाता है कि यहाँ शुष्कता मौजूद नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं होगा इस रीजन में जहां पर शुष्कता मौजूद होगी, वहीं पर एएफ होगा। एएफ का मतलब ही है। और इस जलवायु क्षेत्र की जब बात की जाएगी इसका मतलब दिन और रात में भी कोई खास डिफरेंस, कोई खास अंतर नहीं देखा जाएगा। वैसे भी उष्णकटिबंधीय रीजन की ये सारी विशेषताएं हैं, हमें इसके बारे में पता भी है। अमूमन विस्तार इस प्रकार की एएफ प्रकार की यदि हम जलवायु के बारे में बात करें तो ये वे जलवायु है जो 5 से 10 जो पृथ्वी में अक्षांश मौजूद है ना, 5 से 10 इनके बीच में उष्णकटिबंधीय एएफ प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। शुष्कता यहाँ मौजूद नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो इसका विस्तार चूंकि 5 से 10 अक्षांश के बीच में है, जो एएफ जलवायु क्षेत्र है वह समुद्री स्तर से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, ठीक है। तो किस प्रकार के कितना उन्नयन, ध्यान रखें, ऑप्शन ए 1000 मीटर। एएफ जो जलवायु प्रदेश के क्षेत्र हैं ये समुद्री स्तर से एएफ 1000 मीटर की ऊंचाई पर। तो इस प्रश्न के यदि हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। रीजन उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय यानी वह रीजन जो कहां पर होता है, भूमध्य रेखा के नजदीक हो, ठीक है, ये ध्यान रखें। लेकिन हमेशा भूमध्य रेखा के नजदीक नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एएफ के अलावा कई और प्रकार हैं, ठीक है। एडब्ल्यू, स्मॉल एस, ये अलग अलग प्रकार के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही अलग अलग रीजन है, उन रीजन की अलग अलग प्रकार की जलवायु की विशेषताएं हैं। एएफ की जब बात की जाएगी, एफ की वजह से, ए मतलब उष्णकटिबंधीय, ए जहां भी होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल एफ है इसका मतलब कौन से रीजन की बात की जा रही है, जहां शुष्कता नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जैसी ही अलग सब जो छोटे छोटे स्मॉल लेटर ऐड होंगे उनकी अलग अलग क्षेत्र की विशेषताओं को वह दर्शाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत वापस परावर्तित होता है और अंतरिक्ष में बिखर जाता है। आपके पास ऑप्शन है 58%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 20%। ये नवंबर 2020 वाले एग्जाम में ही प्रश्न पूछा गया था। देखिए अभी ही हमने इसके बारे में पढ़ा है पिछले स्लाइड में ही, और देखा कि कितना 100%, मान लीजिए 100 इकाई आ रही है सूर्य से, 100 इकाई के आने के क्रम में हमने देखा कि लगभग 35% हिस्सा,
लगभग 35 इकाइयां क्या हो रही हैं, बादलों के माध्यम से, हिमाच्छादित सतहों के माध्यम से, प्रकीर्णन के माध्यम से परावर्तित हो जाती हैं। 35%, लगभग 35%, इसका मतलब हमारे इस आंसर के मुताबिक हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है उनमें 35% सबसे ज्यादा नजदीक किसके है, 30% के। तो लगभग 30% हिस्सा वह है जो वापस से प्रत्यावर्तित या परावर्तित हो जाता है और अंतरिक्ष में वापस जाकर बिखर जाता है। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन सी सबसे ज्यादा नजदीक है, सबसे ज्यादा सटीक माना जा सकता है। ठीक है, जबकि आप देखिए 58% काफी दूर होगा, 12 और 20% भी काफी दूर होगा। ठीक है, 35% जो कि एग्जैक्ट डेटा है या 35 इकाई, इसके नजदीक क्या है 30, तो आप 30 को इसका सही जवाब मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने डिस्कस किए कुछ खास और अन्य प्रश्नों को। अगले एपिसोड में मिलते हैं कुछ खास और नए प्रश्नों के साथ, उनको भी इसी तरह हम चर्चा में शामिल करेंगे, उन प्रश्नों की व्याख्या को समझेंगे, उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।